सर, सुपौल जिले में 27,296 जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें अभी 3,30,000 से अधिक रोजगार। आज सर आपके समक्ष सुपौल के सभी 11 ब्लॉक से 120 दीदियां उपस्थित है सर। इसके पहले सर कि कुछ दीदियां अपना अनुभव शेयर करें सर। जिला पदाधिकारी के द्वारा यहाँ जो बाकी दीदियां जो नहीं बोलेंगी सर, उनके जीवन के अनुभव की जो गाथा है, जो जीविका में जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव और सुधार हुआ सर, इसके ऊपर आधारित एक पुस्तक का आज विमोचन सर के हाथों करवाना चाहते हैं सर। इसके लिए मैं प्रियंका देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुस्तक। हेलो सर, मैं सर की अनुमति से जो दीदियां यहाँ उपस्थित है सर, उनमें से रोशन आरा दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो छातापुर प्रखंड से आए हैं सर। ये सतत जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी है और अपना अनुभव साझा करेंगे। यहाँ पर उपस्थित नीतीश भैया एवं सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम रोशन आरा है। पंचायत लालगंज प्रखंड छातापुर जिला सुपौल की रहने वाली हूँ। आजम जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। सैयद जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मिथिला प्रगति जीविका संकुल स्तरीय संघ की सदस्य हूँ और SJY की लाभार्थी हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशहाली से गुजार रही थी। इत्तेफाक से एक रोज ऐसी गंभीर हालात आ गई कि मेरे पति बीमार पड़ गए और इलाज के दौरान उनका मौत हो गई। उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। मैं गाँव वालों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके बाद जब मैं जीविका से जुड़ी तो एक रोज गांव से अलग हटकर एक आम सभा लगा। उसमें से एक 3 CRP दीदी मेरे घर आई। मैं बहुत उदास बैठी थी। उन्होंने बोली, दीदी आप क्यों उदास बैठी हो? मैंने बोली, दीदी मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने इन बच्चों के साथ भरण पोषण करने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। उन्होंने बोली कि दीदी आपके लिए एक योजना बनकर आया है जो सतत जीविकोपार्जन योजना के नाम से जाना जाता है। आप चलिए इस योजना का लाभ लीजिए। मैंने बोली, नहीं दीदी नहीं, मुझे इस योजना का लाभ नहीं लेना है, इसलिए कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं इस योजना का लाभ लेकर वापस नहीं कर पाऊंगी। उस वक्त मैं सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है मुझे ये पता नहीं था। उसके बाद मैंने इजाजत दे दी और जीविका के CRP दीदी मुझे SJY के तहत सेलेक्ट किया गया। उसके बाद मुझे 10,000 रुपया दिया गया, जिससे मैंने अपने छोटा सा एक घर बनाई। उसके बाद 20,000 का सामान दिया गया। उसके बाद हर महीना के तौर पर 7 महीने में 7,000 LJF की राशि दिया गया। उसके बाद 18,000 रुपया दिया गया और इस परियोजना की तरफ से मुझे कुल राशि 55,000 रुपया प्राप्त हुआ। उसके बाद हर सप्ताह मेरी दुकानों पर MRP भैया जाकर दुकान की सफाई सुथराई और लेखा जोखा और दुकान को अच्छे से चलाने का सही रास्ता बताया। मैंने उसके बातों पर अमल करके अपनी दुकान पर जारी रखा। उसके बाद मैंने मनिहारा के दुकान से किराना का दुकान बढ़ाई और किराना के दुकान से अंडे का दुकान बढ़ाई और अंडे के दुकान से फिर मैंने बकरी पालन करने लगी। आज तक मेरी दुकान का स्टॉक 80 से 90 हजार का है और सालाना इनकम लगभग 1,40,000 का आ रहा है। शौचालय भी बनवाया
एडमिशन भी मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को एडमिशन भी करवा दी हूँ और पढ़ा भी रही हूँ और बच्चों को अच्छा से खिला पिला रही हूँ। अब मैं अपनी ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को और अच्छे से पढ़ाऊँ और माननीय मुख्यमंत्री भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। योजना को चलाकर हम जैसे बहुत सारे गरीबों के जीवन को बदल दिया है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और जिस गांव समाज में हम महिलाओं का मान सम्मान नहीं था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, एक दूसरे को नहीं जानती थी। अब उसी गांव समाज में हम जैसा महिलाओं का मान सम्मान बढ़ गया है और ताकत भी बढ़ गया है और महिलाएं घर से बाहर निकल रही है। जो महिलाएं कुछ भी नहीं जानती थी अब वो महिला बोलने के लिए जानती है और जीविका से हमें ताकत हो गया है और जीविका से मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, सुपौल जिले में सतत जीविकोपार्जन योजना के कुल 3,835 लाभार्थी परिवार हैं सर, जिनके मध्य अभी राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि अभी ट्रांसफर की गई है। हमारे बीच में सर सुपौल सदर प्रखंड की उपलब्धा देवी दीदी उपस्थित हैं, जो अपना अनुभव साझा करेंगे। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, सभी उपस्थित भैया दीदी को प्रणाम। मेरा नाम है रूपिका देवी, कसरमा पंचायत से आई हूँ, सुपौल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरा कुछ कहानी ऐसी थी कि मैं घर में काटी थी। मेरी कम उम्र में शादी हुई, मैं ससुराल गई। वहाँ पे मेरी बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जिससे कि हम कुछ कर नहीं पाते थे। वहाँ समूह चला, 2016 में समूह चला, तो हम निकल नहीं सकते थे, लेकिन हमको पता चला तो हम बगल गए। बगल में समूह में हम जुटे और जुट के वहाँ पर हम बचत करने लगे। बचत करते 3 महीने बीते। 3 महीने के बाद हमने वहाँ से लोन आया समूह में, तो वहाँ हम सभी दीदी ने सहमति से 15,000 रुपया लोन देने का बात की। तो हमने वहाँ से 15,000 रुपया ली और अपने ही दरवाजे मेरे साइड में घर था, वहाँ पर चाय नाश्ता का दुकान की। चाय नाश्ता का दुकान अच्छे से चलने लगा। चलते चलते 2018 में हम अपने ससुर जी से बात की और वहाँ हम जलावन लाते थे हरा मिल से नाश्ता और चाय के लिए। तो जलावन लाने के लिए जाते थे, वहाँ पर एक मिस्त्री भाई ने बोला कि दीदी आप तो बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, आपका दरवाजा भी बहुत लंबा चल रहा है, वहाँ पर लकड़ी का कुछ कारोबार कीजिए। तो हमने अपने ससुर से बात रखी, तो वो बोले कि जो ठीक है करेंगे, लेकिन अभी कुछ पैसा नहीं। इसी दौरान मेरे ससुर जी का तबियत भी खराब हो गया, तो हमने ससुर जी का तबियत भी ठीक कराया। तो बोले कि बाबू अब पैसा नहीं होगा, तुम दुकान छोड़ दो। लेकिन मेरे पास पैसा था, तो हमने 2018 में समूह से 15,000 लोन जो लिए थे, वो भी हम ब्याज सहित जमा किए और ससुर जी का इलाज भी कराए। फिर भी मेरे पास कुछ पैसा बचा। फिर जो लोन आया तो हम दूसरा किस्त लोन लिए 30,000 रुपया। फिर दोनों पैसा मिला के हम अपने दरवाजे पे लकड़ी का कारोबार किए। लकड़ी और छोटा मोटा काम, चौकी से हम स्टार्टिंग किए। चौकी बनाते बनाते हम बहुत ही बड़ा बिजनेस फर्नीचर का काम अपने दरवाजे पर शुरू कर दिए हैं। जो अभी मेरे पति बूढ़े हैं, जो वो लकड़ी के कारोबार पे बैठते हैं और अपना भी रहते हैं, और बाद बाकी कहीं से ऑर्डर भी आते हैं तो हमको फोन से बातचीत करते हैं और बोलते हैं दीदी हमको इतना सामान चाहिए, तो हम ऑर्डर पे सामान भी देते हैं, ऑर्डर वाला सामान सब पूरा देते हैं। और दूसरी बात है कि जो वहाँ हम कहीं पे भी नहीं निकल पाते थे, लेकिन वो चाय नाश्ता के दुकान से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो 2 आदमी के बीच के और दूसरा आदमी के बीच में हम बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भैया भी कहीं देखे भी नहीं थे, लेकिन आज उसके सामने हम सपोर्ट में बोल रहे हैं। इतना शक्ति हमको मिला जनता से। हम अभी सलियाना 4 से 5 लाख के इनकम में जा रहे हैं। ऊपर पूरा परिवार के साथ हम शिक्षित भी हो चुके हैं, 4 बच्चे भी है, चारों को हम पढ़ा भी रहे हैं। इस बात को बनने को रखते हुए हम यहाँ पढ़ना बनने को रखते हैं। सर, हमारे बीच में राघोपुर प्रखंड की समीना खातून दीदी यहाँ पे उपस्थित है सर। इन्होंने नशा मुक्ति अभियान में काफी काम किया है सर सुपौल जिले में। मैं अनुरोध करूंगा कि दीदी अपना अनुभव साझा करें। यहाँ पे उपस्थित नीतीश भैया एवं सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम समीना खातून है।
मैं राघोपुर ब्लॉक से आई हुई हूँ। मैं चंदा जीविका की कोषा अध्यक्ष हूँ, नीलकमल ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ और क्रांति CLF की सदस्य हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ संक्षेप में आप लोग को बताना चाहती हूँ। मैं जीविका में जुड़ने से पहले मेरा जीवन कैसा था। मेरे पति बहुत ही शराब पीते थे। उसके वजह से मेरे घर में मेरी 3 बेटियों के साथ गुजर बसर करने में बहुत ही परेशानी हो रही थी और हम लोगों को ना ही बेटियों को पढ़ा पा रहे थे, ना ही उनको अच्छा कपड़ा, ना ही कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे पति घर में मारपीट बहुत चीज करते थे। उसके बाद मेरे समूह में सब दीदी लोग जुड़ रही थी मेरे गांव में, तो हम भी जुड़ने लगे। जुड़ के हम 5,000 रुपए का पहले ऋण दिए और अपने घर के सामने में टेबल पे किताब कॉपी का दुकान लगा दिए और उस दुकान से अपना गुजर बसर धीरे धीरे अच्छा चला रहे थे। और जीविका के जरिए हम सब समूह की दीदियों को बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने बकरी पालन का ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के अनुसार बताए गए उस पे मैंने बकरी पालन शुरू कर दिया और हम अपने किताब कॉपी के दुकान और बकरी के पालन से अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अपने पति के शराब पीने की वजह से हम खुश नहीं थे। उसके बाद जब 2016 में माननीय मुख्यमंत्री ने जब ये शराब मुक्ति अभियान का जो बोले मानव श्रृंखला लगाने, तो मेरे घर में सब लोग बहुत ही खुश हो गए और उसके बाद हम लोग कोशिश जारी कर दिए कि अब इनको नशा मुक्त करके रहेंगे। मेरी भैया की दीदी लोग भी आने लगी, मेरे घर पे समझाने लगी, लेकिन वो तो जल्दी समझ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मेरे जो पति है उनके जीजा को वो भी पीते थे, उनको जो पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई तो उसके बाद जो है सो वो देखे तो उनको तो पता चल गया कि क्या होता है शराब पीने से। हम भी डरा धमका कि हम भी टोल फ्री नंबर पे फोन करके आपको भी ऐसे ही पकड़वा देंगे जैसे कि आपकी बहन ने पकड़वाया। तो उससे उन पे कुछ प्रभाव पड़ा और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गए। शराब पीते पीते उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो हम नजदीकी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उन्होंने बोला कि इनका इलाज बाहर करवाना पड़ेगा। तो हम तो फिर घर पे लेके आ गए। तो वो बोल रहे थे इलाज करवाओ। तो हम बोले आप तो कमा करके कुछ नहीं रखे हैं जो मैं आपका इलाज करवाऊं, कहाँ से करवा। लेकिन मेरी तीनों बेटियों ने बोला नहीं मम्मी पापा को तो बचाना। फिर मैंने ये बात अपने भीओ में रखा, जहाँ मैं 5 रुपए महीने का बचत करती हूँ HRF का हेल्थ के लिए। तो वहाँ से मुझे सभी दीदियों के ये सहयोग से 40,000 का राशि दिया गया ऋण में। तो मैंने अपने पति की इलाज करवाई और उससे मेरे पति को बहुत ही एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने, मैं कुछ नहीं कर सका कमा के, लेकिन मेरी पत्नी 5 रुपए महीने के ये जमा करके मेरा इलाज करवा रहा, मुझे जीवन दान दिया। उससे मेरे पति को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वो उस दिन से शराब को बिल्कुल ही नशा मुक्त हो गया और मेरा परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा है। और वो बहुत अच्छे मैकेनिक थे मोबाइल के। फिर हमने 20,000 का ऋण लेकर के उनको मोबाइल का रिपेयरिंग का सामान सब ला के दिया। वो जो है तो अच्छे से काम करने लगे। 10 से 15,000 का महीना वो भी घर में देने लगे और हम अपने किराने की दुकान से, वो किताब का दुकान मेरा किराना दुकान और जनरल स्टोर में बदल चुका था तब तक। और उसके बाद हम भी 15 से 14-15,000 के महीने कमाने लगे। उसके बाद ये सालाना हम लोगों को 2.5 से 3 लाख का इनकम हो जाता। मेरा पूरा परिवार बहुत ही अच्छा से चल रहा है। हम जीविका में जुड़ करके बहुत ही धनवान हो गए और नीतीश भैया का धनवान करना चाहते, धन्यवाद करना चाहते। जीविका में जुड़ के और शराब को हम कभी नहीं छोड़ पा रहे थे मेरे पति, लेकिन जीविका के दम पे हम ये काम कर पाए हैं। पहले अकेले हम नहीं कर पा रहे थे ये काम। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर हमारे बीच में निर्मली प्रखंड से आई हुई हिंदू भारतीय दीदी उपस्थित है। सर 2008 के कोसी आपदा में इनका भी परिवार से प्रभावित हुआ था। उसके बाद इन्होंने जीविका से जुड़कर अपनी जिंदगी में जो बदलाव लाया है उसके बारे में बताएंगे। तथा उपस्थिति सब दीदी भाइयों को प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भाई को प्रणाम। हमारा नाम हिंदू भारती, धनलक्ष्मी जीविका के सदस्य, सुंदर वीडियो के सदस्य, परिवर्तनशील के सदस्य, निर्मली प्रखंड से हम आयल छी। हमारे समूह में नहीं जुड़ल छला, ओइसे पहले हमार आर्थिक स्थिति कमजोर छला, कियाकि कोसी में हमरा शादी भेल, कोसिये में हमरा घर छला। जब पानी आवे छले तब भाग के हमरा सबके रोड पर आवे छलो, 1 से 1.5 महीना रोड पर रहे छलो। ओहि के कारण ने गाय पोसे छलो, ने भैंस पोसे छलो, ने बकरी पोसे छलो, ने कोई बिजनेस करे छलो।
लेबर कार्ड बनल छला, दुनू व्यक्ति रोड में जाके काम करे छलहुँ, काम करके अपना बाल बच्चा के भरण पोषण करे छलहुँ। 2 गो बच्चा है, एक लड़का है एक लड़की है। 10 गो बच्चा के हमें ट्यूशन पढ़े छलहुँ 3 घंटा ट्यूशन पढ़ा के से हमरा 100 रुपया आए छला। ओहो रुपया से हम अपना परिवार के भरण पोषण करे छलहुँ। ओकर बाद फिर हम समूह में जुड़लहुँ। समूह में सब दीदी सब जुड़े छलखिन तो हमहूँ समूह में जुड़ गेलहुँ। समूह में जुड़लहुँ तो हमें से जुड़ला के बाद 3 महीना के बाद से हमें 1300 रुपया लेलहुँ। 1300 रुपया लो के हमें बहुत छोटा सा हमें एगो बकरी खरीदलहुँ। तो बकरी के पोस पाल के हमें से 3टा बकरी बनेलहुँ, एगो खस्सी बनेलहुँ। ओहि खस्सी के जब खस्सी बड़ा भ गेल तो खस्सी के हम बेच देलहुँ। बेच के से 1300 रुपया हमें से समूह में ब्याज सहित जमा कर देलहुँ। जे पैसा बचल हम अपना परिवार में से की कहे छै से लगेलहुँ। लगेला के बाद से फिर हम समूह से 4500 रुपया ले लो। 4500 रुपया लो के हमें सिलाई मशीन खरीद लिए। सिलाई मशीन खरीद के हम अपनो कपड़ा सिए छलिए। समूह के दीदी सब के छलखिन तो हुनको से सिखबै छलिए हमें। आ लॉकडाउन जे भेलै तो ओहिमे हमें मासो बनेने छलिए, मास बना के सेहो देने छलिए हमें। तो वो पैसा से महीना में 2000 से 2500 रुपया हमरा सिलाई मशीन से भ जाए छले। तो वो पैसा किस्ती के हिसाब से 4500 रुपया हम ब्याज सहित फिर हम जमा कर दिलिए। जमा करला के बाद सुकन्या योजना वाला हम अपना बेटी के नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खोले लिए। हर महीना 1000 रुपया हम अपना बेटी के खाता में से जमा करे छे। ओकर बाद जे पैसा बचे छे परिवार में हम से लगवे छिए। ओ बकरी के पोषण पाले तो हमरा में 7 गो बकरी भेले, 16 गो खस्सी भेले। ओ 16 गो खस्सी के हमें बड़ा बनेलिए। बड़ा बनेला के बाद कोनो खस्सी 10,000, कोनो खस्सी 7,000, कोनो खस्सी 15,000, कोनो खस्सी 5,000 में हम बेच लिए। बेच के 1,07,000 रुपया हमरा दिली इनकम। ओकर बाद समूह से हमें 50,000 रुपया ले लिए। हमार पति बाहर रहे छलखिन तो उनको हम घर बुला ले लिए। हमारे पतियों कुछ पैसा लग के एलखिन तो हमरा 20,000 रुपया परिवारों से सहयोग मिलले। तो हम अपना पति के नाम से हम ट्रैक्टर कीन दिलिए। हमारे पति अखन ट्रैक्टर चलबे छथिन, हम खुद ट्रैक्टर सीखे छिए। हम अपने बात के बयान दे छी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, पिपरा प्रखंड की अंजुली कुमारी दीदी हमारे बीच में उपस्थित है, जो बैंक सखी बनकर अपना जीवन यापन करती है। माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा हार्दिक अभिनंदन, साथ ही सभी दीदी और भाइयों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अंजुली कुमारी है। मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट पिपरा ब्लॉक अम्हा पंचायत में बंधन एसएजी, प्रगति बीओ, नई दिशा CLF, आकाश TLC की सदस्य हूँ। मैं जीविका में जुड़ने से पहले और जीविका में जुड़ने के बाद बताना चाहती हूँ। सर, जब मैं 9वीं क्लास में थी तो मात्र 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल आई तो पति मेरे काम धंधा भी नहीं करते थे और नशा का सेवन भी करते थे। घर में घर वालों ने भी, उस समय मेरे 3 बच्चे भी हुए। घर वालों ने ये कह के साथ छोड़ दिया, आगे दुल्हा सब दिन रहना करत तो कहते दिन साथ। उस समय मैं से ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो हुआ क्या कि मैं घर पे 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को घर पे पढ़ाने लगी और फिर घर जाके 1-2 बच्चों को ट्यूशन भी देती थी और साथ में सिलाई भी करती थी, जिससे थोड़ा बहुत इनकम आने लगी। तो मैंने बच्चों का भी एडमिशन कराया और खुद का भी एडमिशन करवाया। तो फिर जब मैं जीविका समूह से जुड़ी तो मैं बताना चाहूंगी कि सर, मुझे वो आत्मसम्मान मिला, वो पहचान मिली जो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। सब मुझे मेरा नाम से जाने लगे। समूह में जब जुड़ी तो फर्स्ट ICM की राशि से दीदी का ही सम्मति से कि दीदी यहाँ जाने छे सिलाई के काम तो एहन करू ना, एक छोटा मोटा बुटीक टाइप के खोल लिया, सब दीदी ओकरे से संभाल ले पाए। तो सर, मैंने 20,000 रुपया लेके बुटीक का काम किया और घर पे ही शुरू किया। तो दीदी सब थी और कुछ भैया लोग भी थे, जिनको जरूरी पड़ता था वो आते थे। इससे मेरी आमदनी बढ़ने लगी। तो मैंने वो जो ऋण लिया था उसे भी चुकाया और फिर बाद में दीदी से ऋण की मांग की। तो दीदी ने मुझे बैंक ऋण का 40,000 रुपया दिया, जिससे मैंने बुलंदी स्थान पे अपने पिता में ही किराना का जनरल स्टोर खोला और उसमें भी सब सामान रखने लगी। तो सर, फिर मुझे ग्राम संगठन से मालूम हुआ कि
चयन होना है। मैं वहां गई और उस समय तक सर मैं शादी के बाद इंटर भी कर चुकी थी। मेरा चयन बैंक सखी के रूप में हुआ। मैंने प्रशिक्षण 7 दिवसीय कहरा ब्लॉक आरसीटी भवन सहरसा में दिया गया। जब मैं यहाँ आई प्रशिक्षण लेके तो मुझे डिवाइस के लिए 30,000 रुपया करीब ग्राम संगठन से भी दिया गया। 10,000 रुपया वो कुर्सी टेबल बेंच बोर्ड ये सब के लिए दिया गया और 15,000 रुपया मुझे 2500 रुपया प्रति महीना के दर से दिया गया कि तब तक दीदी जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं होते हो तब तक के लिए आपको दिया जाता है। इन सब से मुझे 55,000 रुपया ग्राम संगठन से दिया गया। और सर बैंक सखी होने से हमारे उस समूह से जहाँ मैं जुड़ी थी उस ग्राम संगठन की दीदियाँ अगल बगल की ग्राम संगठन की दीदियाँ सबको बहुत ज्यादा मदद होने लगी। मैं तो दुकान पे भी चलाती थी और वैसी दीदी जो खेत को जाती थी जिसको समय नहीं मिलता था, वैसी भी दीदी जो जाके बैंक नहीं जा पाती थी, सबको मैं घर पे भी जाके उनको मदद करने लगी। वो मेरे घर पे भी आते थे, कभी कभार मैं उनके घर पे भी चली जाती थी। मैं प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेती थी, जिससे मुझे सर 250 से 300 तक का आमदनी प्रतिदिन होने लगा। और इन सभी कामों से सर मुझे 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष आमदनी होने लगी। और सर भैया मैं बताना भी चाहूंगी कि मैं पढ़ी लिखी तो कम थी, लेकिन मैंने अपने तीनों बच्चा को अच्छी शिक्षा दी। बेटी को मैंने स्नातक करवा के 21 साल की उम्र में शादी की और बेटे को भी स्नातक करवा के बिना दहेज का शादी की और अपने छोटे बेटे को भी इंटरमीडिएट करवाया। उन सभी बातों पर बहुत धन्यवाद दीदी। सर मैं बताना चाहूंगा कि सुपौल जिले में हमारी कुल 39 दीदियां हैं सर जो बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। इन्होंने केवल इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 3 करोड़ 80 लाख का ट्रांजेक्शन किया है सर। ये सारी दीदियां IIBF की जो परीक्षा है जो उत्तीर्ण करनी होती है ये सारी दीदियां उत्तीर्ण कर चुकी हैं। अब मैं हमारे बीच में निर्मली से आई हुई ममता देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपना अनुभव साझा करें। उपस्थित सब दीदी भैया के प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश भैया को प्रणाम। हमार नाम ममता कुमारी मेहता, आम समूह के सदस्य, 7 माँ संतोषी भी के सदस्य, 7 परिवर्तनशील के सदस्य। जब समूह में नहीं जुटल रहो, समूह से पहले हमारे पति बाहर खड़े रहा, मजदूरी करते रहा और हम सब गाँव घर में रहते। जब बाहर मजदूरी करते रहा, बाहर रहा तो घर परिवार बढ़िया से चलते रहे। जब घर आवत रहे तो दिक्कत भाइये जाते रहे। उसके बाद जब समूह में सब दीदी जुटल रहे तो हम समूह में जुट लिए। समूह में जुटला के बाद कुछ दिन बचत कर लिए। बचत करला के बाद हम जैसे बचत के रुपया 5,000 रुपया ऋण पर ले लिए और वो 5,000 से बहुत एगो छोटा दुकान कर लिए जबकि किराना का। और किराना की दुकान करके कुछ रुपया जैसे दुकान से फायदा करके दुकान में लगबैत रही और घर में भी खर्चा करते रहिए और जमा भी करते रहिए बचत के रुपया ले रही तो। और पति जो बाहर कमबैत रहा वो रुपया जैसे हम बचा करके रखे रहिए। फिर वो रुपया वापस करला के बाद हम जैसे 10,000 रुपया फिर जैसे भियो में 75,000 आसिया भेल है। ओहिमे सब दीदी के समिति से 10,000 रुपया ले लिए और 10,000 रुपया फिर जैसे हम किराना के दुकान में ले गए और वही किराना की दुकान से हम पूंजी बढ़ेलिए। हमारा सबके जैसे बहुत दूर है, कुटिया पिसिया मिल जो है से बहुत दूर रहे, लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। बाद में बहुत लंबा सफर रहे, चोरी पड़े रहे। उस समय में सबकी दीदी के पति जैसे से बाहर कमबैत रहे और सब दीदी सभी कुटा पिसा के मिल पर सलाबैत रहे। अचानक एक दिन समय एहन एले जे दीदी सब जब मिल पे गए तो आवे के समय में अंधेरा भा गए। अंधेरा जब भेले तो 3 गो दीदी रहे, तीनों दीदी के जैसे गेहूं रहे पिसा के आवत रहे, पूरा मट्टी छीन ललके और दीदी सबके ओहने भगा दिलके। लेकिन दीदी सब जे तो बैठक में बात का चर्चा भेले तो हमें कहलिए दीदी देखू हम किराना के दुकान कर ली तो अहाँ सब जब सोचे छिए अहाँ के पति जैसे से चला मशीन तो हमरा दिया रुपया। सब दीदी के खुशी भेल, दीदी यहाँ बैठाऊ हालत है कि मोटर तो हमरो सबके लाभ हेते और सुविधा हेते। तो हमरा जैसे दीदी फिर बैंक लोन भेल तो बैंक लोन लेला
और कुछ हम दुकान से बचत के तरफ लड़ू, कुछ हमार पति बाहर से लाके यार भुला ललू। और जैसे हम मोटर हालत चेकी बैठेला के बाद हम जैसे से बैंक ऋण जे ले लू ओहो प्रत्येक महीना वापस कर लू। और बच्चा सब जो घर में रह ओहो सब खान पान कनी बढ़िया हुआ लागल, घर परिवार बढ़िया चल लगल। फिर हम जैसे समूह के ऋणों चुकेलू, ओकर बाद वहाँ से बचत के राख लू। तो हम मसाला वाला मशीन बैठेलू, फिर ओहो से आमदनी हुआ लगल। समूह के ही माध्यम से हम एगो पशु शेड बनेलू, ओकर बाद दूध डायरी खोलू। फिर जैसे से तीनों चीज से आमदनी हो लगल। बैंक ऋण प्रत्येक महीना हम जमा कर लू, प्रत्येक महीना कोनो महीना नहीं चुकलू। इतने सबके बारे में विराम दे। सुपौल जिले में कुल 1,32,000 दीदियां कृषि की गतिविधियों से जुड़ी हुई है सर। 1,48,000 दीदियां बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन आदि पशुपालन की गतिविधियों से जुड़ी है सर। मांस उत्पादन में सर कोरोना की महामारी के दौरान यहाँ की 1750 दीदियों ने सर कुल 2,48,00,000 से अधिक का व्यवसाय किया था, जिसमें इनको 74 लाख रुपए की आमदनी हुई थी सर। सुपौल में मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना भी संचालित है सर, जिसमें 966 दीदियां जुड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक 20,000 किलोग्राम से अधिक कोकून का उत्पादन किया है सर। सर दीदी की रसोई जो है संचालित है सर के निर्देश के आलोक में सर, वो रसोई प्रति माह 2.5 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर रही है सर। अब सर मैं सभी उपस्थित जीविका दीदियों को मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहिए। समाधान यात्रा के क्रम में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं तो उसी सिलसिले में विभिन्न स्थलों को देखना, लोगों की बात को जानना और उसके अलावे जीविका दीदियों के साथ एक बैठक रखते हैं। और उसी सिलसिले में यहाँ भी आपके साथ बैठने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, योजना विकास विभाग विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ के इस जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग संतोष कुमार सुमन जी, निर्मली के माननीय विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, पिपरा के माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी, और इसके अलावे अधिकारीगण बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस. सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक कोसी क्षेत्र श्री शिवदीप लांडे जी, सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार जी और सुपौल के पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश जी। और आप लोगों के बीच में 6 दीदियों ने अपनी बात यहाँ पर कही। मोहतरमा रोशन आरा जी, श्रीमती रूपलता देवी जी, मोहतरमा समीना खातून जी, श्रीमती इंदु भारती जी, श्रीमती अंजलि कुमारी जी, श्रीमती ममता देवी जी, आप सब लोगों की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने अपना अनुभव बताया है और कब और किस प्रकार आप
स्वयं सहायता समूह से जुड़े जीविका दीदियां बनी और इस काम करने के बाद आपकी स्थिति जो बेहतर हो रही है, इसका आपने जिक्र किया। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था और रहा है आज भी, लेकिन जब यहां काम करने का मौका मिला और जब हम उसके पहले एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो उन दिनों कहीं कहीं घूमते थे तो जानते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन जब बिहार में देखते थे कि बहुत कम था। लेकिन 2005 के 14 नवंबर से जब उनको काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ बहुत कम है स्वयं सहायता समूह की संख्या है। और फिर कई लोगों से हम 2016 में मिले भी और सबसे बात करते रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इनको और ज्यादा बेहतर ढंग से इनको मौका मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके हमने कहा कि भाई बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे और हमने उस समय तय कर दिया कि कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम कम से कम बनाएं। और उसी समय जब इसको करना शुरू किया और स्वयं सहायता समूह के लिए लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देना, उनको सुविधा देना और कौन कौन चीज वो काम करेंगी तो उनके परिवार की स्थिति अच्छी होगी, बहुत कुछ जानेंगे। ये काम जो शुरू कराया हम लोगों ने 6 में, तो इसकी शुरुआत किया उसी समय हमने ये तय कर दिया कि भाई जो स्वयं सहायता समूह के साथ जो महिलाएं जुड़ेगी उनको हम जीविका दीदी कहेंगे। जीविका अब तब जीविका का शुरू हो गया, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ने लगी और हम बहुत जगह कहते रहते थे अपने अधिकारियों को संख्या बढ़ाइए, ये करिए, हम कोशिश में लगे रहे। और इसके लिए कहां से बाहर से हम लोग को ऋण लेना पड़ा था कि भाई इसको तेजी से हम काम कराए, होने लगा। और उसके बाद जहां जहां बन रहा था वहां जाकर के जीविका दीदियों से मिलते थे, मुझको कितनी खुशी होती थी। अब उसी सिलसिले में जो बिहार में स्वयं सहायता समूह का बेहतर काम होने लगा और जीविका दीदियां कहलाने लगी, तो उस समय की केंद्र सरकार जो थी, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, भ्रम में मत रहिएगा, उस समय की केंद्र सरकार जो थी उसी के मंत्री और सब आए यहाँ बिहार और कहे कि भाई हम लोग तो सुने हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा करवाए हैं यहाँ पर हम कहा। तो उसके बाद जीविका दीदियों से भी कुछ जगह पर और देख करके कहा कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का काम बड़ा अच्छा चल रहा है और नामकरण हमको उन लोगों ने कहा कि आपने जीविका दीदियां कर दी है। उसके बाद उसने तय किया कि बहुत अच्छा काम है और उसी समय देश भर में जो स्वयं सहायता समूह का के साथ जोड़ दिया आजीविका। बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका कभी मत रहिएगा, असली है जीविका। और उन लोगों ने कहा कि भाई हम जीविका कर दिए तो हम कैसे कहें जीविका सब जगह, तो आज जीविका कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए। और जो जीविका दीदियां यहाँ थी, कितनी जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में भी जाकर के ट्रेनिंग में गई, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसका हम संख्या बढ़ाते रहे, देखते रहे। अब तो खुशी की बात है कि अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गया। हम तो 10 लाख किए थे, अब 10 लाख से भी संख्या। और आप समझ रहे हैं जीविका दीदियों की संख्या अब कितनी हो गई? 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदियां। और अब जो किसी भी काम में हम चलते हैं पहले से ही, शुरू से ही, और कोरोना के दौर में भी आप लोगों के बीच से लोगों ने काम किया। किस काम? हर जगह काम किया। मास्क कितना बनाए हम लोग ही, तो देखिए ना, मास्क उस पहनते थे, आप लोग मास्क अपने से बहुत लोग बनाते रहते। खैर इतना काम किया आप लोगों ने, हर जगह जो कुछ भी मौका होता था। ये तो इधर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन शुरू से सोच लीजिए, 6 के बाद से ही जो काम करना शुरू किया और इतना अच्छा सब लोगों ने काम करना शुरू किया और कितनी लोगों को जानकारी होने लगी।
तो सब खुशी थी। और अब तो हम तो चाहते ही तो संख्या बढ़ जाए, संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि संख्या और बढ़े। और जाके जब भी हम कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से जीविका दीदियों ने कहीं कोई काम किया है उसको देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। और जीविका दीदियों की बात सुनते हैं और इतनी मुझको प्रसन्नता होती है। तो हमेशा जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से न सिर्फ जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाना बल्कि उनकी आमदनी को बढ़ाना। आज जीविका दीदियों का काम क्यों करवाया महिलाओं के लिए, आप बताइए। पहले तो साधारण परिवार में तो खाली मर्द थोड़ा बहुत जो भी कर सकता था करता था, महिलाओं को तो कोई काम नहीं देता था। और बेचारी घर का काम देखती थी और कभी कभी खेत उसमें भी चली जाती, लेकिन उनको कोई काम नहीं। लेकिन जब हमको लगा कि जब महिलाएं काम करेंगी, आज जीविका दीदियां बनना शुरू, देखिए कितनी महिलाएं काम कर रही। और हमने तो महिलाओं को उत्थान के लिए आप जानते ही ना है, हमको तो खाली मर्द काम करेगा। और जब महिला काम करेगी और सब मिल के काम करेगी तो कितना आगे बढ़ेगा परिवार। अब उसी में परिवार आगे बढ़ने लगा। और हमने तो कितना किया महिलाओं के लिए। एक तो बनाना शुरू किया स्वयं सहायता समूह को बढ़ाना, जीविका दीदियों का नामकरण और इनको बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आप जरा सोच लीजिए, 5 में आए या 6 में पंचायत का चुनाव हमको करना था और कानून बना दिया। आज जब कानून बना था 93 में केंद्र में, तो उसी समय तय था कि कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तो उसके कमेटी के हम मेंबर भी थे जब हम एमपी थे तब। लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक कमेटी बनती थी, उसी में हम थे, हम खूब लगे थे उसमें। आज वो बना, अब हम यहाँ पर आए तो जब यहाँ का चुनाव कराना शुरू किया तो उसी समय हमने तय किया, पार्टी तो हमने सब पार्टियों से भी की, लेकिन हमने तय कर दिया कि महिलाओं की संख्या पंचायती राज में चुनाव में कम से कम 50% का आरक्षण हमने कर दिया। ये देश में पहली बार हुआ। और उसका जब हम लोग यहाँ किए तब बाद में दूसरे राज्यों में भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तो हमने महिलाओं के लिए कर दिया 50%। और उसके बाद अगले साल जब हुआ नगर निकाय का चुनाव, उसमें भी हमने 50% कर दिया। अब आप सोच लीजिए, उसमें तो बाद में हम लोगों ने रिजर्वेशन भी दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, वो तो अलग बात, लेकिन महिलाओं का हर स्तर पर 50% का आरक्षण। जहां रिजर्व है उसमें भी 50%, और जो हिस्सा अनरिजर्व है उसमें भी 50% महिलाओं का। तो ये करके जो काम शुरू किया, और दोनों इतनी बड़ी संख्या महिलाएं पहले कहां की थी, इक्का दुक्का महिलाएं भले ही जीतती होंगी, रहती थी, कोई बड़े परिवार की महिलाएं रहती थी वही। लेकिन अब जब उसके बाद ये चुनाव कराना शुरू किया था, कितनी बड़ी संख्या में साधारण परिवार की महिलाएं आने लगी और कितना आगे बढ़ने लगी। और यही नहीं, फिर लड़कियों के पढ़ाने का काम, 5वां के बाद तो कोई लड़की को पढ़ा नहीं पाता था, किसी के पास पैसा नहीं था, लड़की को कहां से पोशाक देते जो आगे जाती, तो हमने पोशाक योजना शुरू कराया। और उसके बाद हम कहे 8वें क्लास तक का है भाई, तब फिर हम साइकिल योजना शुरू करा दिए महिलाओं की, लड़कियों के लिए। अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितनी संख्या बढ़ने लगी। तो ये सब काम हम किया कि पढ़ने के लिए भी लड़कियां बढ़े। आपके लिए हमने बना दिया स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदियां काम करने लगे। और फिर मिल गया उनको पंचायत में, पंचायती राज संस्थाओं में, तीनों संस्थाओं में, और उसके बाद नगर निकाय में, ये सब काम कर दिए। और उसके बाद हमने आगे क्या तय किया, हमने कहा महिलाओं को सरकारी सेवा में भी देंगे आरक्षण। तब पुलिस की बहाली में हमने 13 में क्या तय कर दिया, हमने तय कर दिया कि महिला को 35%। अब आप जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिला है, इतनी महिला इस देश के बड़े से बड़े राज्यों में कहीं नहीं है। हम तो 35% का लक्ष्य जो हमारा बढ़ता जा रहा है, 28-29 पहुंच रही है, जितना भी पुलिस है उसमें। अब और संख्या बढ़ते जाएगी, 35 से भी बढ़ जाएगी, आप जान लीजिए। और उसी तरह से हमने फिर सरकारी सेवा में भी कर दिया महिलाओं के लिए 35% का हर जगह। हम तो शुरू में ही 5वें क्लास तक के स्कूल में भी हम शुरू में कर दिए थे महिलाओं के लिए, वो भी पढ़ाएगी 50%, उसमें तो मिल
वो एक अलग बात है। लेकिन महिलाओं के लिए जो ये सब काम किया गया, उसके चलते अब हर घर में महिलाएं अब काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही है, हर परिवार की स्थिति सब बेहतर हो रही है। अब यही समझ लीजिए, जब हर परिवार की, एक गरीब परिवार की, गरीब तबके के लोगों का जब आगे उनकी बढ़ोतरी हो रही है तो कितनी अच्छी बात है। तो इसी सिलसिले में हम लोग ये सब काम किए। तो आप लोगों को यही याद दिलाना है कि बिल्कुल चलते रहिए, जितना अच्छा काम आज भी हम कितना जगह देखेंगे। हाँ, अरे वो तो है, महिला का ITI है ही है इंजीनियरिंग में, और हम तो अब तय कर दिए ना, अब तो लड़कियों के पढ़ने के लिए हमने तय कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कम से कम 1/3 महिलाएं हों। हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए, जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, बिहार का सबसे पुराना 6 कॉलेज उसमें था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, लेकिन एक लड़की नहीं पढ़ती, एक लड़की नहीं थी। तो हम लोग को तो खराब लग रहा था। और उसके बाद जो लड़कियों का पढ़ना शुरू हो गया, और अब तो हमने कर दिया कि डॉक्टर भी बनाने में हो, इंजीनियर भी बनाने में हो, 1/3 कम से कम हम लोगों ने कर दिया। हर चीज में हम काम, महिलाएं जब आगे बढ़ेंगे तब ना महिला पुरुष मिल करके और पूरे समाज को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए काम किया था। हम लोगों का काम है कि आप लोग जो काम कर रही हैं, आप पर सब ज्यादा हमको भरोसा है। बाकी सबको तो जितना करना है कर दिया, लेकिन जीविका दीदियों का, आप लोगों का काम सबसे बड़ा है। आप जितना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं, आज जिस तरह से बोल रही हैं, बताइए कितनी अच्छी भाषा आप बोलने लगी है, एक एक काम जो करने लगी है, तब खुशी होती है। इसलिए जीविका दीदियों की भूमिका सबसे ज्यादा है मेरी समझ से। एक बार जान लीजिए कि मेरी इच्छा थी और वही हमने शुरू कराया। अब आप लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार हम थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। इस बार जो हम दौरा कर रहे हैं ना, तो मेरा मकसद एक ही है कि अब जीविका दीदियों की संख्या ही खाली और नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी आमदनी और बढ़े, इसी का और नया नया काम हम लोग जितना भी हो सकता उतना उसमें हम लोग करना चाहते हैं कि सब लोग काम करें। एक एक तरह चीज के लिए नया नया करवा रहे हैं ना, अभी तो आप देखिए बोल ही रहे थे अपना। तो इसीलिए हमारी इच्छा है कि आप लोग खूब आगे बढ़े। तो आप लोगों से ही सब बढ़ेगा, सब कुछ होगा, और वही समाज अब बेहतर हो रहा है। पहले कहां कहीं घूमते थे तो लड़कियां या महिलाएं बाहर दिखती थी बिछड़ी। अब आज तो जाइए सब जगह, अब सब जगह महिलाएं हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। हम तो लड़का लड़की को एक साथ पढ़वाते हैं। कितना है, कहीं रिजल्ट है। लड़की के साइकिल योजना शुरुआत की, तब कुछ लोग मेरी आलोचना किए थे कि आप लड़की को साइकिल दे रहे हैं, उसको तंग करेगा रास्ता में। हमने हंसते हुए कि कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को हम दे रहे हैं, जो भी पढ़ाएगा बेटी को लड़की। अब देखिए कहीं कुछ घटना घटेगी तो कितनी ज्यादा अब महिलाओं का उत्थान हो रहा, कौन गड़बड़ करेगा। और आप लोगों ने जो काम किया है समाज में प्रेम और भाईचारे का, अब पहले कितना झगड़ा होता रहता था, अब हिंदू मुस्लिम अब तो कितना कम हो गया, खत्म हो गया लगभग। तो इसीलिए जो काम करना है ना, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में कोई तरह का झगड़ा नहीं, सब अपने अपने इच्छा से चलेगा, जिसको जो धर्म मानना है चलेगा, लेकिन आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बेमतलब का एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह आप लोगों का सबसे बड़ा दायित्व है। और आप लोग जो काम कर रही हैं, इसी के चलते झगड़ा उगड़ा सब अब खत्म होते चला जा रहा है। आप लोगों को भी पता नहीं चलता है, हमको मालूम है, इसलिए हम चाहते थे आपको और बढ़ाना, आपको और आगे बढ़वाएंगे। और जब बताइएगा साधारण परिवार की महिलाएं जब इतना आगे बढ़ रही हैं, तब पूरा हमारा राज्य ही ना आगे बढ़ जाएगा, सब आगे बढ़ जाएगा, सब आगे चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इस काम को करते रहिएगा, हमारा है। और एक चीज और हम कहेंगे, पिछले साल हम समाज सुधार अभियान किए, और समाज सुधार अभियान में सबसे 3 बात हुआ। शराबबंदी, तो ये आप ही लोगों के कहने पर कब हम शराबबंदी लागू किए। 15 में दिल्ली का पटना में मीटिंग था, अभी आप ही लोगों की, उसी में हम भाग ले रहे थे। हम भाषण देकर के बैठ गए तो आपकी जीविका दीदियां खड़ा हो गई और कहीं कि देखिए शराब बड़ा खराब चीज है, बुरी चीज है, शराबबंदी लागू की। तो हम लौट के चले गए,
और हमने कहा कि देखिए 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव में फिर हम आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर दें। और फिर लागू कर दिया, फिर आ गए तो हम लोग सब पार्टी को भी इकट्ठा करवा के सबसे बात, सब लोग एग्री कर गया और सब कुछ शराबबंदी लागू हुआ। तभी शराबबंदी लागू हो, उसके चलते कितना घूमे चारों तरफ। आप लोगों ने कितना गांव गांव में किया, आप कितना जाते हो। आप तो बड़े शहरों में सोचेंगे देसी शराब को बंद करेंगे, विदेशी भी चलने देंगे। हमको लगा कि भाई देहाती इलाके में ज्यादा हुआ अभियान, शहर वाले में। तो जिस दिन हम 1 तारीख को सब किए थे, तो जो बड़े शहरी इलाकों में जब दुकान खुला, एकदम महिला पुरुष लड़के लड़कियां जाकर के दुकान को नहीं खोले थे। मुझको इतनी खुशी हुई। और 4 दिन जो हम देखे, और उसके बाद 5वां दिन हमने ये भी तय कर दिया कि उन शहरों में भी पूरे तौर पर शराबबंदी लागू। कितना ज्यादा सब आप लोग लगे रहे और हम लोग जो घूमते रहे, सब लोगों ने अपनी बात कही। और जब शराबबंदी लागू होने के बाद हम सब जगह घूमने लगे और सुनने लगे, तो उसी में एक महिला ने हमको कहा था कि भाई मेरे पति शराब पीते थे, मैंने नौकरी करते हैं, शराब पीते थे, आप पी करके आते थे, कुछ नहीं लाते थे, बच्चे बच्चियों को न कुछ पढ़ाते थे, वो आते थे और झगड़ा करते थे, हम लोगों को बड़ा दुख रहता था। और जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने छोड़ दिया। अब आते हैं, हम मुस्कुरा करके घर में सबसे बात करते हैं और सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं बाहर से। अब अच्छा लगता है, बच्चे बच्चियों को पढ़वाने में लग गए। ये सब बात महिला ने कहा। अब बोलिए कितनी खुशी की बात। अब अभी तो इतना हम लोग कर रहे हैं, तब भी कोई जहरीला शराब पी के मर जाता है और उसमें तरह तरह का बात करने लगता है। अरे शराब तो बुरा चीज ही है। अभी तब महिलाओं का ही कहना है, हम ही को कही कि शराब बुरी चीज है। तो उसके बाद हम लोगों ने लागू किया है। और उसके बाद कोई इधर उधर करता है तो सब पर नजर रखना। तो हम लोगों ने जो पिछली बार समाज सुधार अभियान चलाया, और समाज सुधार अभियान में उसके साथ साथ हम लोगों ने बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उम्र होती है कम से कम 18 साल, कानून बना हुआ है, लड़की का, लड़का का 21 साल। और दहेज प्रथा के खिलाफ भी नियम है, लेकिन फिर भी कोई दहेज वेज लेने के चक्कर में रहता है। अरे लड़की से दहेज कैसे लेता है कोई? माने लड़का का ब्याह होगा लड़की से, और दहेज कितनी गलत चीज है। आप बोलिए, हम सब लोग तो मां न पैदा की है, और लड़का का अगर ब्याह नहीं हो तो उसको कोई बाल बच्चा पैदा होगा? लड़की से कैसे पैदा लिया जाता है? ऐसे बहुत गंदी चीज है। अब कुछ लोग अपना उस चक्कर में रहता है। आप लोगों से ही कहेंगे, हम पिछली बार भी कह रहे थे, अगर कोई आप लोग चाहिए दहेज न ले, लेकिन अगर दहेज लेके ब्याह कर रहा है तो उसके सदिया में मत जाइए। तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कोई नहीं जा रहा, ये गलत काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है। तो ये सब काम को एकदम, अब पिछली बार तो बताइए, पिछले साल जो हमने किया था, और उसके बाद यही हम लोगों ने हर आप लोगों के घर पास हम लोगों ने पहुंचा दिया समाज सुधार अभियान। एक एक चीज के बारे में अब बताइए। शराबबंदी के बारे में आप ही लोगों के कहने पर लागू हुआ, महिलाओं के कहने पर। अब जरा देख लीजिए, इसमें हमने लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू आजादी की लड़ाई में जब वो हो रहे थे, उसी समय उन्होंने लोगों को बहुत समझाया था, शराब बुरी चीज है, मत पियो, आजादी की लड़ाई में। जरा बताइए। और एक एक जगह कहते थे वो। और आजादी जिन्होंने दिलाया उनकी बात नहीं मानोगे? ये कौन सी बात है? तो इसलिए हमने लिख करके दे दिया कि एक एक आदमी को बताइए कि बापू ने क्या कहा था। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है, बल्कि उसकी बुद्धि हर लेती है। खाली शराब पीजिएगा तो पैसे में नहीं बर्बाद होता, बल्कि बुद्धि भी खराब हो जाएगी। और शराब पीने वाले इंसान पहले इंसान रहते हैं, अब पीने के बाद इंसान हैवान हो जाते हैं। अभी बोलिए, राष्ट्रपिता ने बात कहा और लोग इसको नहीं माने थे, कितना गंदा चीज है। तो इसलिए हम तो दे दिए हैं कि एक एक घर में एक एक बच्चा को, सबको दिखाना। और उसके साथ साथ बताइए, आजकल जो बोलता है बट आई जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो देश भर में जो बीमारी होती है दुनिया भर में, तो कौन देखता है और कौन सलाह देता है? कोरोना हुआ तो कौन बोलता था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन हम लोग यहाँ लागू किए शराबबंदी, जानते हैं?
2016 में उसने दुनिया भर में सर्वे किया और 2018 में प्रकाशित किया। और क्या उसके बारे में कहा, क्या लिखा है 2018 में कि एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग, शराब के बाद विश्व भर में 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें 5.3% लोग जो दारू पीते थे उन्हीं की मृत्यु हो गई, उम्र से नहीं। और उसने ये भी कहा कि जो 20 साल से 39 साल का आदमी में कम उम्र वाला जो पीता है तो उसकी मौत 13.5%, ये उसने लिखा। और क्या कहा, बीमारियां कितनी होती, 200 प्रकार की बीमारियां, और सबसे जो गंभीर बीमारियां हैं वो शराब पीने के कारण, एक एक चीज लिखा हुआ। आप देख लीजिए कितनी गंभीर बीमारियों के बारे में। और उसके अलावे कोई कोई लोग तो शराब पीता है तो आत्महत्या भी करता है। दुनिया भर में जितनी आत्महत्या करते हैं उसमें 18% दारू पी करके आत्महत्या करता है। अब आप सोचें कितना बुरा चीज है, आत्महत्या भी कर लेता है। तो सब तरह की बुराइयां शराब से। और आप जानते ही ना है कि दारू पीते हैं लोग, शराब पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी जो चलाते हैं तो दुनिया भर में जितना गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कार का, तो उसमें क्या है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें 27% एक्सीडेंट जो गाड़ी चलाते हैं दारू पी करके, उसी के चलते 27% एक्सीडेंट। सोच लीजिए, यानी 1/4 से भी ज्यादा दुर्घटना जो होती है दारू पीने वाले गाड़ी चलाते हैं तब। अब जरा सोच लीजिए, यह हालत है। शराब पीना कितनी बुरी चीज है, लेकिन कुछ काबिल लोग समझते हैं। हम जब से आप ही लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू किए, मेरे बड़ी खिलाफ हो गए। और कुछ लोग फंड लिखते रहते हैं, हम रात दिन काम करते हैं, कहीं जाता है ठीक से दिखता है कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कितना विकास हो रहा है। लेकिन तरह तरह का बात लोग बोलेगा, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा तो काम है विकास हो। और बाल विवाह, दहेज प्रथा, उसके बारे में भी एक एक बात लिखा हुआ। तो सब लिख करके आप लोगों को दे दिया है। खुद भी देखिए, सबको दिखाइए, सबको प्रेरित करिए कि ये तीनों चीज भी नहीं होना चाहिए। सबकी आमदनी से बढ़े, आप सबको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को बेहतर करिए, समाज को आगे बढ़ाइए। लेकिन साथ साथ ये 3 चीज भी, दहेज प्रथा से मुक्ति मिले, बाल विवाह न हो, और दारू न पिए लोग, दारू बुरी चीज है। तो ये भी करते रहिएगा, अभियान चलाते रहिएगा। तो इसका जो हम तो पिछली बार ही कहा कि हमने पिछली बार समाज सुधार अभियान किया, तो हमने आप ही लोगों को कह दिया है कि समाज सुधार अभियान को बंद मत करिए। समाज सुधार अभियान अब जीविका दीदियों का काम है, ये करते रहिएगा। तो आपका नाम दिया हमने जीविका, अब है आप जीविका दीदियां। तो समाज सुधार अभियान भी चलाते रहिए। इन तीनों चीजों के बारे में भी लोगों को प्रेरित करते रहिए और बाकी सब काम करिए, आगे बढ़िए। और जितना आगे बढ़ रही है और आगे बढ़िएगा, मुझको इतनी खुशी होगी। और मुझको सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि अगर भाई महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो उसके बाद तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब बिहार तो उदाहरण, जो चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना महिलाओं के लिए, इसी को मालूम होता है जिसको। यहाँ तक कि जानते हैं, लड़कियों के लिए जो साइकिल का हम शुरुआत किए, यहाँ वाला जो करे, दूसरे देश से आकर के देखा। हम बता रहे हैं 10 से 9-10 की बात आप सर्च किया है, लिखा है एक एक चीज। तो जो भी हम लोग जो काम करते हैं, जीविका दीदियों का इतना अच्छा काम चल रहा है, तो इस सब चीजों के बारे में लोगों को तब आप ही पर पूरा भरोसा है। आप खूब जो काम कर रही हैं उसको और मजबूती से करिए। आपको और आगे बढ़ाना है, आपकी आमदनी और बढ़े और समाज और आगे बढ़े। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि पूरा बुलंदी से काम करिएगा। आई जो हम समाज सुधार अभियान वाला बात कर रहे हैं, इसको जारी रखिएगा ना। हाथ उठा के बताओ। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में भी देखते रहिएगा जरा।
मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जरा देखते रहिए। हम तो पहले कर दिए थे कि जीविका दीदियों को ही अधिकार रहेगा, तक चला गया कोर्ट में भी वो सब चीज हो गया, रुक गया, स्टे है। लेकिन जाके देखिए, और डीएम साहब यहीं पर मौजूद है, उनको भी बता दे रहे, सबको कह रहे हैं, आप अपना मोबाइल से कह दीजिएगा कि वहां मास्टर साहब नहीं है, ये और पता करके अपना एक्शन लेंगे, तब न पढ़ाएगा ही। आप पहले पढ़ा रहा था, इधर उधर नहीं, कम पढ़ा रहा, तो ठीक नहीं है। इसको देखते रहिएगा कि स्कूल चले, ठीक से लोग पढ़ावे, सब तरह का काम करे, ये भी अपना देखते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, और आपने हाथ उठा करके कहा है कि समाज सुधार अभियान को भी जारी रखेंगे, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर उपस्थित सभी जीविका दीदियों को मार्गदर्शन दिया सर। सुपौल जिले में सर कुल 25,802 समूहों को अभी तक 563 करोड़ का ऋण विभिन्न बैंकों से मिला है सर। आज आपके हाथों सर 3872 स्वयं सहायता समूहों को कुल 125 करोड़ रुपए की ऋण राशि जीविका दीदियों को प्रदान की जानी है सर। इसके लिए मैं निर्मला देवी दीदी और माला देवी दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ तो चेक ग्रहण करें। दीपक